नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और आज हम बात करने वाले हैं इसके भाग 7 के विषय में, जो कि है आपका पाठ्य निहित प्रश्न। मतलब हम क्या करने वाले हैं आज, आपकी पाठ्य पुस्तक में अध्याय 4 में जितने भी अंतर्निहित प्रश्न हैं वो सब आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए आज की इस क्लास को पढ़ने के लिए। शुरू करते हैं आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। तो क्या है पहला प्रश्न, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। भाई बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं ये हमने आपको सिखाया है। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करो, अपनी कॉपी में इसको करने की कोशिश करो और देखो आपसे होता है या नहीं। तब तक हम देखते हैं कि ये जो आपका कार्बन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, 2 ऑक्सीजन है। यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ऑक्सीजन को, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। और 4 ही बंध तो कार्बन बनाता है। तो क्या होगा, एक कार्बन जो है वो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ 2 बंध बनाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ 2 बंध बनाएगा। कैसे, देखो ये आपका कार्बन हो गया, यहां पर ये हमने बना दिए इसके इलेक्ट्रॉन। अब कौन आएगी, ऑक्सीजन आएगी। और ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके साथ क्या करेगी, साझा करेगी, किसका, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगी। तो जब ऑक्सीजन साझा करेगी तो उसके पास कुछ इस तरीके की स्थिति होगी। तो अब आप यहां देखो कि ये जो आपकी ऑक्सीजन है इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, इस ऑक्सीजन का अष्टक भी पूर्ण हो गया, और ये जो आपका कार्बन है इसका अष्टक भी कैसा हो गया, पूर्ण हो गया। अब देखो ये कार्बन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ कितने बंध बना रहा है, 2 बना रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि ये जो कार्बन है ये कितने बंध बना रहा है, 2 बंध ये बना रहा है। तो आप ये देखिएगा ये जो संरचना है कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। तो ये है क्या भाई, CO2 ये है, ये हो गई इसकी संरचना, बंधों का विन्यास इस तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए देख लेते हैं, ये रही आपकी संरचना जिसमें क्या हो रहा है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ 2 बंध बना रहा है और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी कितने बंध बना रहा है, 2 बंध ये बना रहा है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। सल्फर के 8 परमाणु हैं और क्या हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है। अब इसने हिंट भी दिया है, संकेत क्या कहता है कि सल्फर के जो 8 परमाणु हैं एक अंगूठी के रूप में आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। अब आप बताओ कि ये जो अंगूठी है कैसी होती है भाई, गोल होती है कि नहीं होती। यानी सल्फर के ये जो 8 परमाणु हैं ये कैसे व्यवस्थित है, एक वृत्त के रूप में ये व्यवस्थित है। क्लियर हो गया। तो चलिए बना लीजिए इस आकृति को। कैसे बनाएंगे, यहां पर एक सल्फर ले लिया हमने, ठीक। अब इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 का साझा होगा। तो अब क्या होगा, ये दूसरा वाला सल्फर आ गया, ठीक। अब इस सल्फर से इसका साझा हो जाएगा, यहाँ एक और सल्फर आ गया, इस सल्फर से क्या होगा, इसका साझा हो जाएगा। तो कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके की संरचना बनेगी, ठीक। ये देखिएगा ये कुछ इस तरीके की बनेगी। अब इस सल्फर के पास ये रहे इलेक्ट्रॉन और इस सल्फर के पास क्या रहे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, सही तरीके से विन्यासित करना है। तो ये देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ गया और अगर हम इसे यहाँ बनाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ बनाना होगा। इस तरीके से ये पूरी आकृति यहाँ पर निर्मित हो जाएगी। कैसे, ये 1 2 3 तो ये हो ही चुके हैं आपके पास। अब कितने हैं, 8 हैं। तो 8 परमाणु जो हैं वो निर्मित आप कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिएगा ये हो गया एक, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ये, और अब क्या होगा, ये इस तरीके से बंध बनेगा
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखिएगा सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूर्ण हो रहे हैं या फिर पूर्ण नहीं हो रहे। थोड़ी सी आकृति क्या कर लेंगे, हम व्यवस्थित कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर हो गया है ये इस तरीके से। अब दूसरा भी आ जाएगा सल्फर का अणु, तो ये हो गया यहाँ पर इस तरीके से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इस तरीके से ये पूरा वृत्तनुमा संरचना एक बन जाएगी, जिसे हम क्या करते हैं जल्दी से बना लेते हैं। और आप भी क्या करेंगे, अपनी कॉपी में इसको जल्दी से बनाने का अभ्यास करेंगे। तो देखिएगा, जल्दी से बनाइएगा, फटाफट बना करके दिखाइए किसका बन रहा है, कैसे बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। तो ये बन गया एक बंध और ये बन गया दूसरा बंध, और यहां भी क्या हो जाएगा, ये जो बंध है ये आपस में बन जाएंगे। ठीक इस तरीके की संरचना का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण यहाँ पर हो गया। और ये संरचना क्या कहलाती है आपकी, ये संरचना कहलाती है अंगूठी नुमा संरचना। इसको अच्छी तरीके से देखना है तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होगी। यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे पूछ लिया कि क्राउन शेप कौन सी होती है, यानी ये जो सल्फर है ये क्या होगा, अंगूठी नुमा संरचना में भी व्यवस्थित होता है और क्राउन शेप्ड संरचना में भी व्यवस्थित होता है। तो इसकी जो क्राउन शेप्ड होती है वो कुछ इस तरीके से विद्यमान होती है। कैसे होती है, इस तरीके से। बात यहां तक आ गई हो समझ में? तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? भाई देखो क्या है पेंटेन, तो पेंट से हमको पता है कि यहाँ कार्बन कितने हैं, 5, और एन से हमको पता है कि सभी कैसे बंधित हैं, एकल बंध द्वारा बंधित हैं। कैसे बंधित हैं, एकल बंध द्वारा बंधित है। तो पेंटेन कैसा यौगिक है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है, जब एकल बंध से बंधित है तो पेंटेन आपका संतृप्त यौगिक है। कैसा यौगिक है, संतृप्त यौगिक है। अब हम क्या करें, पेंटेन की संरचनात्मक समावयवताओं की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले आप पेंटेन की संरचना बनाइए। तो हमने क्या करा, 5 कार्बन की ये जो श्रृंखला है इसे हमने क्या करा, बना लिया। 1 2 3 4 5 कार्बन बना लिए। अब बची हुई संयोजकताओं को हम किससे व्यवस्थित करते हैं, हाइड्रोजन से व्यवस्थित करते हैं। तो क्या कीजिएगा, सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन का भी द्विलक पूर्ण हो जाएगा और आपका ये जो कार्बन है इसका क्या पूर्ण हो जाएगा, अष्टक जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी किसकी संरचना हो गई है, पेंटेन की ये संरचना हो गई। अब क्या करना है, इसे हम थोड़े से छोटे रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है, 2, और अब यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है। 1 2 3 4 5, और ये संरचना यहाँ पर आपकी पूरी हो गई। देखिएगा 1 कार्बन, 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गए। अब ये तो पहली स्थिति हो गई। अब कह रहे हैं संरचनात्मक समावयवता का मतलब हो गया है आपका कि ये जो आपका अणु सूत्र है वो तो कैसा रहेगा, समान रहेगा। भाई आप यहाँ देखिएगा, संरचनात्मक समावयवता का क्या मतलब होता है, समावयवता। अब इसका क्या मतलब होता है कि आपका अणुसूत्र जो दे रखा है आपको वो तो कैसा रहेगा, समान रहेगा, लेकिन जो आपकी संरचना होती है वो कैसी हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। वो बात समझ में आई? यानी कि क्या होगा, अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर थी, देखिएगा CH3 CH2 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 और CH3 हो गए 5 कार्बन व्यवस्थित। ठीक, अब क्या करें, हम इस कार्बन को व्यवस्थित करेंगे कहीं और, तो किस तरीके से व्यवस्थित होगा ये देखिएगा, CH3 CH2 CH2,
यहां तक 3 कार्बन हो गए। अब क्या करेंगे, हम इस कार्बन पर ही इसको व्यवस्थित कर देंगे। ये हाइड्रोजन यहां लगा देंगे CH3 और ये हो गया आपका CH3। तो अब आप देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 ही कार्बन हैं। हाइड्रोजन देख लो 3 4 5 6 7 8 9 9 और 3 कितने हो गए आपके पास 12। अब यार देखो 3 4 5 ठीक 5 और 3 कितना हो गया भाई 8 8 और 3 कितना हो गया 11 और एक आपका हाइड्रोजन 12। यानी कि सूत्र तो कैसा है समान, पर संरचना में कैसा हो गया है, परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, परिवर्तन। अब इस वाले कार्बन को भी क्या करो, ऊपर की तरफ व्यवस्थित कर दो और एक और संरचना का निर्माण कर लो। तो देखे जरा कैसे हो रहा है। पहली संरचना कैसी हो गई, बिल्कुल लंबी चेन हो गई। दूसरी संरचना में आप देखिएगा कि ये शाखित संरचना हो गई। हमने यहां से जो मेथिल ग्रुप था उसे हटा के यहां व्यवस्थित कर दिया। अब क्या करें, इस वाले ग्रुप को हटा के यहां व्यवस्थित कर देंगे तो ये संरचना कैसी हो जाएगी, इस तरीके की। इसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। क्या कहते हैं इसको, नियोपेंटेन हम इसको कहते हैं। समझ आ गई बात। तो संरचनात्मक समव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, अणुसूत्र समान और संरचना आपकी कैसी हो जाएगी, अलग अलग आपको प्रदर्शित करनी है। क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल श्रृंखला दिखाई देती है। भाई कार्बन में क्या है, 2 ऐसे गुण विद्यमान हैं जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारे आसपास कार्बन की विशाल श्रृंखला देखने को मिलती है। तो कौन सा गुण है, एक तो गुण है कार्बन का श्रृंखलन का गुण। कौन सा गुण है, श्रृंखलन का। और दूसरा गुण कौन सा है, कार्बन की चतुसंयोजकता। यानी कि क्या होता है कि कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। ठीक, अब वो 4 बंध जो बनाता है उसे तो क्या कहेंगे, चतुसंयोजकता। और क्या कर रहा है, अगर कार्बन कार्बन से ही बंध बना रहा है तो कौन सा गुण हो गया, श्रृंखलन गुण यहां पर हो गया। इसके कारण क्या होता है, हमें हमारे चारों ओर कैसी दिखाई देती है, कार्बन की विशाल श्रृंखला दिखाई देती है। तो याद हो गया कि 2 गुण कौन कौन से हैं, एक हो गया आपके श्रृंखलन का गुण और एक हो गया आपकी चतु संयोजकता। कितनी संयोजकता, चतु, चतु मानी 4, यानी कितने बंध बना रहा है, 4 बंध यहां पर कार्बन आपके पास बना रहा है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और आप देखते हैं अगला प्रश्न। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। साइक्लोपेंटेन, समझो बात को, यहां पर कौन आ रहा है, साइक्लो, यानी कैसा है, ये वलय के अंदर है। कैसा है, वलय में है। और पेंटेन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन कितने हैं, 5, किसने बंध से बंधित हैं, एकल बंध से बंधित हैं। कैसे बंधित हैं, एकल बंध से ये बंधित है। क्लियर हो गई। अब क्या करना है, आपको इसकी संरचना बनानी है। तो चलिए अपनी कॉपी में बना करके दिखाइए इसकी संरचना कैसे बनेगी। तो देखिएगा साइक्लोपेंटेन का जो सूत्र है कितना होता है, C5H10। कितना होता है, C5H10। और संरचना आपको यहां पर दिख रही है कि हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन व्यवस्थित है। और देखो ये आपका कार्बन है। ठीक, अब ये जो कार्बन है ये क्या कर रहा है, एक बंध तो इस कार्बन के साथ बना रहा है, एक बंध इस कार्बन के साथ बना रहा है, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। यानी क्या कर लिया, चारों संयोजकता क्या कर ली, पूर्ण कर ली। ऐसे ही सभी कार्बन क्या कर रहे हैं, 2 बंध बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ और 2 बंध किसके साथ बना रहे हैं, कार्बन के साथ। तो क्या बन गया है, साइक्लोपेंटेन यहां पर बन गया। सूत्र क्या है, C5H10। क्या है, C5H10। और साइक्लो का मतलब वलय में बनाना है और पेंटेन यानी N लगा है मतलब संतृप्त यौगिक है। सभी देख लीजिएगा, एकल बंध यहां पर विद्यमान है। चले अगले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। निम्नलिखित यौगिक दिए हैं आपको और अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इन संरचनाओं को बनाना है। तो चलिए कोशिश करिए, वीडियो को कर दीजिए पॉज और बना करके बताइए एथेनोइक अम्ल कैसे बनेगा। एथेनोइक अम्ल क्या सूत्र होता है, तो सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं CH3COOH। ये आपके एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। कैसे, देखो एथ का मतलब हो गया है कार्बन कितने हैं, 2, नोइक यानी कि ओइक समूह लग रहा है। ओइक का मतलब क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी COOH। तो आप देखो कार्बन कितने हैं, 2 और पीछे क्या लग रहा है COOH यानी एथेनोइक अम्ल हो गया। अब भाई संरचना बनानी है अपनी कॉपी में, तो चलिएगा कोशिश करिएगा। पहला कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगला आपने कार्बन बनाया, अगला कार्बन जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये जोड़ दीजिएगा ऑक्सीजन के साथ। फिर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन जुड़ी है हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या हो गई है, आपकी संरचना यहाँ पे निर्मित हो गई। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, देख लीजिए बिल्कुल इसी तरीके की संरचना बन रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमो क्या है भाई, ब्रोमो जो है पूर्व लग्न है। क्या है, पूर्व लग्न। कौन से परिवार का, हेलोजन परिवार का। और कौन है, पेंटेन, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, ये Br है। पेंट का मतलब हो गया है कार्बन कितने हैं, 5 और एन का मतलब हो गया है कि कौन सा बंध है, एकल बंध यहां पर व्यवस्थित है। ठीक, तो कौन सा यौगिक है ये, संतृप्त यौगिक है। कैसा यौगिक है, संतृप्त। तो बनाइएगा 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है, एक जगह जोड़ना है ब्रोमीन, तो मैंने यहां जोड़ दिया है ब्रोमीन। अब बची हुई संयोजकता किससे पूर्ण होगी, हाइड्रोजन से। तो यहां पर जोड़िएगा हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ताकि क्या हो, कार्बन की ये जो संयोजकता है वो कैसी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो संरचना कैसी दिखेगी, इस तरीके की आपको संरचना यहां पर दिखाई देगी। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिएगा इस तरीके की संरचना दिख गई या नहीं दिख गई। चलो आगे चले। अब है ब्यूटेनॉन। ये क्या करना है, अपनी कॉपी में बना के देखो, वीडियो को करो पॉज, जल्दी से बनाओ अपनी कॉपी में। ब्यूट का मतलब होता है कार्बन कितने हैं, 4 और ऑन लग रहा है, यानी कौन सा समूह है, कीटोन समूह है। कौन सा है, कीटोन समूह है। अब कीटोन समूह का जो सिंबल है या प्रतीक है, क्या होता है, वो इस तरीके का होता है। इस तरीके का होता है कि नहीं होता, अब तो सब बता दिया। अब अपनी कॉपी में बना करके देखो कि कैसे बनेगा। तो क्या करना है, 4 कार्बन यहां पर हमने व्यवस्थित कर लिए। ठीक, एक कार्बन पर आप ये लगा दीजिएगा, यानी इस कार्बन की संयोजकता कैसी हो गई, पूर्ण। अब बची हुई संयोजकता को आप किससे व्यवस्थित कर देंगे, फिर से हाइड्रोजन के साथ व्यवस्थित कर देंगे। तो कर दीजिए अपनी कॉपी में हाइड्रोजन के साथ इस पूरी संरचना को व्यवस्थित। ये हो गया आपका ब्यूटेनॉन। कौन हो गया, ब्यूटेनॉन। देख लीजिए इसी तरीके का हो रहा है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। और अब कौन आया है, हेक्सेनेल। कौन है, हेक्सेनेल। नॉल नहीं है, नेल है। हेक्स का मतलब हो गया कार्बन कितने, 6। नेल कब लगता है, जब कौन सा समूह हो, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड समूह का जो सूत्र है या पहचान है, क्या होती है, CHO। क्या होती है, CHO। अब क्या करना है, जल्दी से व्यवस्थित कर लेना है। 6 कार्बन बनाइएगा, तो ये बना दिए हमने 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बना दिए। अब इन 6 कार्बनों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। किसके साथ, CHO ग्रुप के साथ व्यवस्थित आपको यहां पर करना है। तो अब क्या करें, बची हुई संयोजकता को किसके द्वारा पूर्ण करेंगे, हम हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी संरचना को हाइड्रोजन के द्वारा
पूर्ण कर दीजिएगा। ये इस तरीके से हाइड्रोजन बनाइए और पूर्ण कर दीजिए। अब कौन बचा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है। एक कार्बन है, कितने बंध बनाने हैं? 3 बनाने हैं। तो ये बना लिया एक बंध हाइड्रोजन के साथ और 2 बंध बना लिए ऑक्सीजन के साथ। हो गई 4 संयोजकता यहाँ पर पूरी। 6 कार्बन की संरचना आपको दिख रही है और ये रहा ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? ये हेक्सेनेल यहाँ पर ये बन गया। कैसे बना है? ये रहा आपका हेक्सेनेल। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयवी संभव है? भाई ब्रोमोपेंटेन है, उसके संरचनात्मक समावयवी संभव है या नहीं? बिल्कुल संभव है। पहले लिखो ब्रोमोपेंटेन क्या होता है। तो क्या करना है? 5 कार्बन के साथ आपको व्यवस्थित करना है, 1 2 3 4 5 के साथ व्यवस्थित करना है ब्रोमीन। अब हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं। अब आप हाइड्रोजन अपनी कॉपी में अपने आप लगाइएगा। ठीक, ये हो गई आपकी पहली संरचना। अब दूसरी में क्या होगा कि आप ये जो ब्रोमीन है इसे उठा करके यहां लगा दीजिए। यानी क्या हो जाएगा? इस कार्बन के पास ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा। तो इस कार्बन की संयोजकता पूरी, इस कार्बन की भी संयोजकता हाइड्रोजन लगा के कैसी हो जाएगी? पूरी। बचे हुए में हाइड्रोजन कौन लगाएगा? आप लगाएंगे। तीसरी समवायता क्या बनेगी? कार्बन कार्बन। अब इस ब्रोमीन को यहां लगा दो। तो ये यहां ब्रोमीन लगा दिया, ऊपर हाइड्रोजन लगा दिया, यहां कार्बन, ये CH3, ये CH2, ये भी क्या हो जाएगा आपका? CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका? CH3। इस तरीके से ये क्या हो गया है? व्यवस्थित। अब आप कहोगे कि मैम यहां लगा दो, तो यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, एक ही बात है। ठीक, तो 3 इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या होंगी? बन जाएंगी। ये पहली संरचना हो गई जिसमें ब्रोमीन कहाँ है? कॉर्नर पर है। फिर क्या होगा? दूसरी संरचना में ब्रोमीन दूसरे स्थान पर है, तीसरी में तीसरे स्थान पर है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो जब भी संरचनात्मक समावयवता आपको दे, आपको याद रखना है कि अणुसूत्र समान रखना है हमको और संरचना में परिवर्तन हमको करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? भाई बचपन में हमारा नामकरण हुआ है ना, तो अब क्या करना है? इनका भी हमको नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? आपको कार्बन देखने हैं कि भाई कितने कार्बन दिए हैं। दूसरे नंबर पर क्या करना है? कौन सा क्रियात्मक समूह दिया है। भाई जो क्रियात्मक समूह दिया है, यदि उसका पूर्व लग्न है तो पूर्व लग्न लगा दो, यदि अनुलग्न है यानी पीछे लगता है तो पीछे लगा दो। अब देखो यहां पर कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। और ब्रोमीन दिया है तो ब्रोमीन क्या होता है? पूर्व लग्न। तो क्या हो गया इसका नाम? ब्रोमो, बोलो जल्दी, ब्रोमोएथेन इसका नामकरण हो गया। क्योंकि कैसे है? सब एकल बंध से बंधित है। कैसे बंधित है? एकल बंध से बंधित है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न क्या है? ये देखो संरचना, ये संरचना किसकी है? अब कार्बन एक है, एक कार्बन को क्या कहते हैं हम? मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? मैथ लिख लेंगे। अब आप देखो कि एक कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी है और हाइड्रोजन जुड़ी है, यानी क्या जुड़ा हुआ है? CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप है ये? CHO ग्रुप। और इसका अनुलग्न क्या होता है? एल इसका अनुलग्न होता है। ठीक, तो मेथेनेल ये हो जाएगा। क्या हो गया? ये मेथेनेल। क्लियर हो गई बात? और क्या कहते हैं इसे? फॉर्मेल्डिहाइड भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड भी इसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब ये तो आप अपनी कॉपी में करके देखो, वीडियो को यहीं पे कर दो पॉज। कार्बन गिनो, बॉन्ड देखो कि संतृप्त है या असंतृप्त है और जल्दी से अपनी कॉपी में इसका नाम लिख लो। गिनो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्स। तो हमने क्या कर लिया? हेक्स लिख लिया। अब आप देखो यहां कौन है? त्रिआबंधित संरचना है, और जब त्रिआबंधित संरचना होती है तो क्या लगता है? एल्काइन। और एल्काइन का
आपके पास अनुलग्न क्या है, आइन, तो क्या हो गया ये हेक्साइन, क्या हो गया हेक्साइन। क्लियर हो गया। चलो आगे देखें, ये देखिए भाई हेक्साइन हो गया कि नहीं हो गया। हेक्स मतलब 6 कार्बन, आइन लगा है, इसका मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वहां पर उपस्थित है, यानी त्रिआबंध वहां पर उपस्थित है। क्लियर हो गया। चलो आगे देखिए अगला प्रश्न, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। भाई सारा का सारा उत्तर इसने यही दे दिया, ध्यान से पढ़ो। करना क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल का मतलब हो गया है C2H5OH। क्यों हुआ, एथ यानी 2 कार्बन और नॉल यानी ऑल दिया है। ऑल कब लगता है, जब एल्कोहल समूह हमारे पास होता है, और एल्कोहल का अनुलग्न कितना है भाई ऑल, तो एथेनॉल हो गया। इससे क्या बनाना है, एथेनोइक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है, एथेनोइक। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह रहे हैं ना, ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने ले लिया है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो किसकी उपस्थिति में जुड़ती है भाई, ऑक्सीजन क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में जुड़ती है, या फिर अम्लीय K2Cr2O7। तो हम क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं क्षारीय KMnO4। ठीक, अब इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन जोड़नी है, बनाना क्या है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये हो गया। अब आप देखो यहां ऑक्सीजन 1 है, यहां ऑक्सीजन 2 हो गई, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई है, वृद्धि यहां पर हो गई है। क्या हो गई, वृद्धि। तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जब ऑक्सीकरण हुआ तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। देखो भाई, क्योंकि इस प्रतिक्रिया में क्या हो रहा है, एथेनॉल में एक ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, जुड़ रही है, और क्या बना रही है, एथेनोइक अम्ल बना रही है। तो क्या होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये कहलाएगी। किसकी उपस्थिति में हो रही है, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में यहाँ पर हो रही है, या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7 की उपस्थिति में भी हम इसे करा सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। गाड़ियों में वेल्डिंग कराते हैं ना हम, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन लिया है और एथाइन लिया है। एथाइन का मतलब 2 कार्बन। भाई एथाइन की संरचना कैसी होती है, त्रिआबंधित होता है, ये इस तरीके का, इसे कहते हैं एथाइन, जिसमें 2 कार्बन त्रिआबंधित है। का दहन आप करा रहे हो, दहन मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन तो दी हुई है इन्होंने। ये कह रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। कह रहे हैं कि एथाइन और ऑक्सीजन तो काम करती है वेल्डिंग में, और बढ़िया काम करती है, पर आप एथाइन और वायु क्यों नहीं काम में ले रहे हैं। तो भाई सीधी सीधी बात है, जब हम एथाइन को ऑक्सीजन के साथ काम में लेते हैं तो वो नीली ज्वाला के साथ जलती है और पूर्ण दहन दिखाती है। एथाइन जब ऑक्सीजन के साथ काम कर रही है तो क्या दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा, और क्या हो रहा है, स्वच्छ है, यानी नीली ज्वाला के साथ ये क्या हो रहा है, जल रही है, जो कि वेल्डिंग के लिए कैसी है, उपयुक्त है। पर अगर आप एथाइन को क्या करोगे, हवा के साथ मिला दोगे, तो हवा में तो और भी चीजें हैं, और कण विद्यमान हैं, वो भी जलेंगे, यानी क्या मिलेगी, काली ज्वाला यहाँ पर मिलेगी, और अपूर्ण दहन की ये स्थिति होगी। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे। भैया प्रयोग करना है और बताना है कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसमें अपने को अंतर करना है। तो बहुत सीधी बात है, एल्कोहल जो है वो आपका कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो ये अभिक्रिया करता है। तो आप क्या करेंगे, अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आपको पता ही है, चूने के पानी को क्या कर देती है,
दूधिया कर देती है। तो धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, लवण, जल और क्या मिल रहा है, CO2। तो आप यहां देख लीजिए कि ये कौन है, RCOOH, दिख गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहां R की जगह कौन आ सकता है, CH3, या फिर कौन आ सकता है, C2H5, कोई भी समूह R की जगह यहां पर आ सकता है। क्लियर हो गया। अब अभिक्रिया किससे हो रही है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या बन रहा है, लवण बन रहा है। क्या है ये, लवण है। ये कौन है, जल है, और ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। ये लवण क्या है, सोडियम का लवण है। किसका लवण है ये, सोडियम का लवण है। क्लियर हो गई बात। तो एल्कोहल तो परीक्षण दे ही नहीं रहा, तो परीक्षण कौन दे रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पता चल गया ना कि जो परीक्षण देगा वो कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो परीक्षण नहीं देगा वो कौन है, एल्कोहल है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं अगला प्रश्न। ऑक्सीकारक क्या है, क्या होते हैं ऑक्सीकारक। भी ऑक्सीकारक वो होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करते हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, या फिर कौन निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन वो निकाल रहे हैं। कौन कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देते हैं या हाइड्रोजन उसमें से निकाल लेते हैं। उदाहरण देखो, अम्लीय K2Cr2O7 या फिर क्षारीय KMnO4 क्या करता है, एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अभी हमने कराया था ये, तो क्या हो रहा था, एथेनॉल में एक ऑक्सीजन जुड़ी, क्या बना, एथेनोइक अम्ल। तो ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीकारक हो गया, क्योंकि इसकी उपस्थिति में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को जोड़ा है। क्लियर हो गई बात। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कौन सा जल कठोर है अथवा नहीं। डिटर्जेंट का उपयोग करना है, बाल्टी लो, उसमें सर्फ घोल दो, ठीक। अब बता सकते हैं क्या अपन कि भाई ये कठोर है और ये जल कठोर नहीं बता सकते, क्योंकि डिटर्जेंट तो दोनों के साथ ही घुल जाता है। क्या हो रहा है, डिटर्जेंट कठोर और मृदु दोनों प्रकार के साथ क्या कर रहा है, झाग दे रहा है, दोनों प्रकार के साथ क्रिया कर रहा है। तो फिर क्या होगा कि भाई, जबकि साबुन जो होता है वो क्या करता है, केवल मृदु के साथ ही झाग देता है। कभी भी आप साबुन को देखना, जब अगर आपका पानी मृदु है तो ही वो झाग देगा, कठोर के साथ वो झाग नहीं देगा। तो साबुन के केस में तो बता सकते हैं हम कि पानी कठोर है या फिर कठोर नहीं है, पर हमारा डिटर्जेंट तो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करता है, मैं तो दोनों के साथ झाग दे दूंगा, कौन मृदु कौन कठोर सबके साथ में झाग दे दूंगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन कठोर है और कौन मृदु है। तो डिटर्जेंट के साथ हम ये पता नहीं लगा सकते। बात यहां तक आ गई समझ में, क्योंकि ये संभव नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या है अगला प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा। लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते ही हैं हम सब। विभिन्न प्रकार के का मतलब हो गया, भाई हम क्या कर रहे हैं, जीन्स भी धो रहे हैं, तो कॉटन के कपड़े भी धो रहे हैं, शर्ट्स भी धो रहे हैं ना, अलग अलग तरीके के कपड़े हम धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं। वो देखा नहीं आपने, ऐसे उठा करके ऐसे पटकते हैं पत्थरों पर जोर जोर से। या फिर क्या करते हैं, घर पे मम्मी एक वो बड़ा सारा जो डंडा होता है उससे क्या करती है, कपड़ों को कूटती है। या क्या करते हैं, हम खुद भी ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, ठीक इसी तरीके से करते हैं। तो पूछ रहे हैं, कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्या आवश्यकता है। भाई बहुत सही क्वेश्चन है। भाई आपने क्या करा, सर्फ में कपड़ा डाल दिया या कपड़े पर आपने साबुन लगा दिया, अब आप उसे कूट भी रहे हो, वॉशिंग मशीन में चला रहे हो, ब्रश से रगड़े जा रहे हो, ऐसे ऐसे करके भी रगड़ रहे हो, या पत्थर पे उसको पीट रहे हो। भाई जब साबुन और डिटर्जेंट आपने लगाया है तो इन सब की क्या जरूरत है, साबुन डिटर्जेंट काम कर लेगा ना भैया, क्यों जरूरत है इन सब की, ऐसा नहीं होता।
क्या हो रहा है, गंदगी बन रही है उसमें। अब गंदगी क्या करती है भाई, साबुन जो है आपका उसके दो सिरे हैं, एक आपका जलरागी है, एक आपका जल विरागी है, ये हमने बात की है। तो अब क्या कर रहा है, जलरागी जो है वो तो क्या होगा, जल में घुल जाएगा, पर जो जल विरागी है वो कहां अटैक करेगा, मैल पर या तेलीय पदार्थ पे अटैक करेगा। ठीक, अब उसमें वो जो जल विरागी सिरा है तो वो उसे रगड़ोगे नहीं, वो क्या होगा, गंदगी पे चिपकेगा नहीं और गंदगी क्या होगी, बाहर नहीं आएगी। इसलिए इतना सब हमको करना पड़ता है। एक साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, जिसमें एक जल विरागी हाइड्रोफोबिक यानी जो जल विरागी वो दूर भागेगा जल से, एक होता है जल रागी यानी कि आपका हाइड्रोफिलिक जल से जो करता है स्नेह। ठीक, इनकी सहायता से तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं, जिसे आप क्या करते हैं, क्या है वो, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल बन जाता है। यहाँ लिखा हुआ है किस रूप में व्यवस्थित होता है, कोलाइडल के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको वो जो डंडा है उससे कूटेंगे, वॉशिंग मशीन में डालेंगे, ब्रश से रगड़ेंगे, हाथ से ऐसे रगड़ेंगे, पत्थर पे पीटेंगे ताकि हमारा कपड़ा क्या हो जाए, साफ हो जाए। बात समझ में आ गई यहाँ तक, सारे प्रश्नों के उत्तर क्लियर है, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। करना क्या है कि आपको अब ये जितने प्रश्न आए हैं इनके उत्तर बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करना है, संरचनाओं का अभ्यास करना है। अब हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।